नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने स्ट्रेट टॉक। तो चीन की मनमानियां और इस पर भारत की प्रतिक्रिया। एक भारतीय का पासपोर्ट चीन के अधिकारी अवैध बताते हैं और तमाम बातों के बाद, तमाम आपत्तियों के बाद, जब खुद अरुणाचल प्रदेश की ये जो महिला हैं जो जापान जा रही थी लंदन से, जब शंघाई एयरपोर्ट पर उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें डिटेन करके रखा गया 18 घंटों तक, जो कि 3 घंटे के लिए वहां पर उनका हॉल था ट्रांजिट के तहत, लेकिन उन्हें 18 घंटे डिटेन करके रखा चीनी अधिकारियों ने। और भारतीय एम्बेसी की दखल के बाद वो वहां से निकल पाने में सक्सेसफुल रही। लेकिन चीन ये जो बार बार मनमानी कर रहा है, उसके क्या मायने हैं, यही स्ट्रेट टॉक के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि भारत और चीन के जो संबंध है वो शायद सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कोशिश ये शुरू हुई थी रूस की मध्यस्थता से, और दिलचस्पी दिखा रहे थे भारत के भी राष्ट्राध्यक्ष और चीन के भी राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन फिर जब बात अरुणाचल की आई तो फिर शंघाई एयरपोर्ट में चीनी अधिकारियों ने जो बर्ताव भारत की महिला के साथ किया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या वजह रही कि घंटों लग गए एक प्रेस रिलीज, एक वक्तव्य भारत सरकार की तरफ से जारी करने में। आइए अपने दर्शकों के सामने कुछ फैक्ट्स और कुछ सवाल रखते हैं कि भारत क्या चीन की मनमानियों का इसी तरीके से, जिसे ठंडा तरीका कह सकते हैं, जवाब देता रहेगा। ऐसे में भारत के प्रति चीन की मनमानियों के जो मायने हैं उसे क्या, उस पर क्या कहा जाना चाहिए या फिर क्या मायने निकाले जाने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने तल्खी जो दिखाई है, इस पर पूरी दुनिया में जो है चर्चा हो रही है कि क्या भारत और चीन दोनों देशों के बीच अब फिर से जो संबंध है वो खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया गया और अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अवैध तरीके से बसाया गया राज्य बताया गया है। ये चीन के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है माओ निंग, उनका बयान है। बहुत ही तल्ख शब्दों में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पूर्वी लद्दाख में गलवान संघर्ष हमारे सभी दर्शकों को याद होगा। इसके बाद लंबा गतिरोध दोनों देशों के बीच में देखने को मिला। 5 साल के बाद अभी हाल ही में 1 महीना ही हुआ है, अक्टूबर के महीने में, जब भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत हुई है। तो 1 महीना होते होते ये कैसा बखेड़ा चीन ने शुरू करने की कोशिश की है। बल्कि चीन के विदेश मंत्री की 2 दिनों की दिल्ली यात्रा भी संपन्न हुई और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दोनों देश अब करीब आने लगे हैं। चीन की गुस्ताखियों को क्या नजरअंदाज करेगा भारत, किस परिस्थिति में है भारत की वन चाइना पॉलिसी। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जो पैनल पर, उनका दर्शकों से परिचय करवाते हैं। और चीन की मनमानियां आखिर क्या मायने निकाले भारत के लोग, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दोनों देशों के संबंध हैं इसे कैसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद पाहवा स्ट्रैटेजी एनालिस्ट के हैसियत से जुड़ रहे हैं आज, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट ब्रुनेई से प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ब्रुनेई से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में प्रमोद सर आपसे करना चाहती हूँ। अरुणाचल प्रदेश की महिला जो कि लंदन से जापान जा रही थी, वैसे तो 3 घंटे का हॉल था, लेकिन जिस तरीके से इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने बर्ताव किया, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। उसके बाद घंटों लग गए एक स्टेटमेंट आने में। कोई बयान, कोई मीडिया के सामने आकर बयान नहीं रखा गया, बल्कि एक प्रेस रिलीज जो है वो इशू कर दिया गया है। प्रमोद सर, क्या इतनी बड़ी घटना पर इसी तरह की औपचारिकता भारत करता है, या फिर भारत के लहजे में आप किसी तरह का बदलाव देख रहे हैं? नहीं, आप ये भारत के लहजे की बात तो हम बाद में करेंगे। उससे पहले तो हम इस बात पर क्यों ना शक करें कि ये सब एक प्रायोजित ड्रामा था। हो सकता है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शक है, क्योंकि शक करना हमारे स्वभाव में है और नकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी चीज को देखना हमारी आदत है। तो हम ये क्यों ना माने कि वो जो महिला ट्रैवल कर रही थी जी, वो और चाइनीज अधिकारियों के बीच में कोई ऐसा प्रायोजित ड्रामा था जिसको मीडिया पर बहुत जल्दी दिखाया गया, बहुत तेजी से दिखाया गया। हम भी पता नहीं कितनी बार, हजारों बार विदेशों की यात्राएं की हैं और बहुत दूर दूर तक की हैं। ट्रांजिट भी बार बार करना पड़ता है, खासकर जब दूर के कहीं देशों में जाते हैं या लंबी फ्लाइट होती हैं। तो
ट्रांजिट में हमारा इमिग्रेशन वालों से तो कोई लेना देना ही नहीं होता। हम उसी बोर्डिंग एरिया में उतरते हैं, वहां वेट करते हैं दूसरे वाले विंडो पर, या जो दूसरे दरवाजा होता है उस गेट पर जाकर एयरलाइन के स्टाफ को अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं। वो हमारी पहचान के लिए एक बार पासपोर्ट देखता है और अंदर जाने देता है। जी तो वहां चीन के अधिकारियों का क्या काम था? फिर चीन के अधिकारी आ गए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप अरुणाचल में पैदा हुई हैं इसलिए इनवैलिड है आपका पासपोर्ट। तो अगर आपको याद हो, इससे पहले भी चीन अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजा देता था। जी ऐसे ही पाकिस्तान ने स्टेपल वीजा देना शुरू किया था कश्मीरियों के लिए। जी तो कोई दूर तक ऐसा ना व्यवहार में है और ना एविएशन के कोई कानून ऐसे हैं जिसमें ट्रांजिट करने वाले यात्री को इमिग्रेशन वाले कुछ चेक करें या उसका पासपोर्ट चेक करें। फिर उन्होंने, चीनी अधिकारियों ने कैसे चेक कर लिया और कैसे उसे डिटेन कर लिया, ये बातें तो अपनी जगह बिल्कुल गलत है। और फिर वो बताती है कि हमने वहाँ कांटेक्ट किया अपनी एम्बेसी के लोगों से, जो वहाँ के हमारे एम्बेसी वाले थे वो 4 घंटे बाद आए। तो मैं पहली बात तो इस चीज पर ही विश्वास नहीं करता कि ऐसी कोई घटना हुई है। मुझे लगता है कि ये घटना का एक नाटकीय कारण हुआ है। और पर हमें याद प्रोफेसर, रखना जैसे चाहिए, इंडियन एम्बेसी की मदद से महिला को वहां से निकलने में मदद की गई, नहीं तो उन्हें तो वहां से निकलने भी नहीं दे रहे थे चीनी अधिकारी। किस आधार पर उनको रोक सकते थे? जी कोई गैर कानूनी काम तो वो कर नहीं रही थी। वो तो कह रहे चीन थे की धरती पर तो चीन, उनका पासपोर्ट इलीगल है, अवैध पासपोर्ट उनके पास है। तो वो चाइना तो नहीं आई ना, वो तो चाइना के रास्ते आई है ना। वो तो ड्यूटी उसकी थी एयरलाइंस की, जिसकी वो ट्रेवलर थी, जिसकी गैस थी। उसमें चाइना की अथॉरिटीज का कोई दूर तक कोई सेंस या कोई संबंध नहीं बनता। ठीक है, और ये आप इस हमारी पूरे के एम्बेसी, पूरे एपिसोड पर ही ये जो घटना है इसी पर सवाल निशान लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये भारत विरोधी कोई साजिश हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी फिर एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे रक्षा मंत्री ये कह सकते हैं कि सिंध भारत में मिल जाएगा, तो दूसरे देश भी कह सकते हैं। और मैकमोहन पर तो हमारा शुरू से विवाद रहा है चीन के साथ। हालांकि हमने एक एग्रीमेंट किया था जी कि हम अपनी सीमाओं को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देंगे और व्यापार बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से दुनिया के और पूरे सारे सिनेरियो बदल रहे हैं, या हम अपने सामने अपने दुश्मन खड़े करते जा रहे हैं खुद ब खुद। हम खुद कभी सिंध को अपना हिस्सा बनाने के बारे में सोचते हैं, कभी पंजाब को अपना हिस्सा बनाने के बारे में सोचते हैं, कभी बांग्लादेश कहता है कि ये लैंडलॉक हैं 7 स्टेट्स और ये हमारे से ज्यादा मैच करती हैं। तो आने वाले किसी बुरे वक्त की या बुरे ख्वाब की आप तैयारी समझ सकती हैं, या हमें मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जी, तो आप अनहोनी की का अंदेशा जता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि प्रोफेसर निहालुद्दीन और पीयूष पंत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल को समझने की कोशिश आगे बढ़ाई जाए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और सीधे चलेंगे प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद के पास। निहालुद्दीन सर, जैसा कि पाहवा सर ने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है भारत के खिलाफ, लेकिन पेमा थंडौक जो हैं उनकी पूरी बात अगर समझे तो वो कहती हैं कि वो पहले भी जा चुकी हैं उसी रास्ते से, वो 1 साल पहले भी गई हैं, तब उनके साथ चीन के अधिकारियों ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली उनके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव, बदसलूकी की गई। जबकि याद दिला दूं कि अक्टूबर में ही पहली सीधी उड़ान भारत और चीन के बीच संपन्न हुई और ये सेवा शुरू की गई है। ऐसे में निहालुद्दीन सर कैसे देख रहे हैं इस घटना को? क्या ये साजिश है या फिर ये ऐसी घटना हो गई जिस पर चीन ने थोड़ा तल्खी ज्यादा दिखा दी? सबसे प्रथम मैं आप सब लोगों का और आपके दर्शकों का नमस्कार करता हूं। जी, जहां तक मेरी राय है, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। जैसा कि पावा साहब ने कहा कि हमने कुछ जल्दबाजी कर दी, या ये भी है सही बात कि कोई इसमें चाल हो सकती है। जहां तक सवाल है एक औरत का ट्रांजिट एरिया में रुकने का, तो वहां तो कोई सवाल नहीं पैदा होता इमिग्रेशन ऑफिसर का। हम लोग रोज ही घूमते रहते हैं, हमें पता है कि जब इस तरह की सफर होते हैं तो ट्रांजिशन में हम जाते हैं, वहां पर एक जगह होती है, वहां बैठ जाते हैं, सामान रखते हैं। बल्कि हम लोग का सामान तो डायरेक्ट चला भी जाता है, हम लोग सिर्फ अपना कार्ड लेके वहां जाके फिर जो अगले गेट पे फ्लाइट जा रही होती है उस गेट पे चले जाते हैं। जी, तो इस पूरे प्रक्रिया में कहीं इमिग्रेशन अफसर का
आमना सामना तो होता नहीं है, एक बड़ी पहली बात ये है। अगर इस केस में, प्रेमा वाले केस में खास तौर से अगर वहां पे अगर ये मान लिया जाए कि इमिग्रेशन अफसर आया और उनका पासपोर्ट देखा और उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप इंडियन कैसी हो सकती है, उत्तरांचल तो हमारा हिस्सा है, अरुणाचल जी, हाँ अरुणाचल, हाँ जी। अरुणाचल हमारा हिस्सा है। तो अब हमें एक बात समझ में नहीं आती, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि हमें एक बात समझ में नहीं आती जी। कि वहां पे एक ऑर्डिनरी एक जो एक पैसेंजर है, उस पैसेंजर से इस तरह की बात एक एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अफसर क्यों इतनी करेगा? बड़ी बात इंटरनेशनल कैसे कहेगा, क्यों कहेगा, उससे क्या लेना देना है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भाई एक सफर में तो कोई इंडिया को जा रहे होते हैं तो क्या मैं पूरा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो हूं नहीं, या वो चाहे वो कोई इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या कोई और वो जो इमिग्रेशन का ऑफिसर है वो भी छोटा सा अफसर है, बहुत छोटा अफसर है, उसको क्या हक पहुंच रहा है कि वो इस तरह के इंटरनेशनल इशू को एक ऑर्डिनरी आदमी से डिस्कस करे? मुझे इसमें तो कहीं ना कहीं महक लगती है कि एक इशू बनाया जा रहा है, एक इशू बनाया जा रहा है कि इंडिया और जो चाइना के रिश्ते हैं वो कुछ और खराब हों, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एक जो हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल, यस, एलएसी है और एक एलओसी, ये दोनों का इशू है। और चाइना और जो पाकिस्तान है, इनकी भी एक दूसरे से बहुत ही मिली भगत रहती है। अभी देखा हम लोगों ने सिंदूर वाले मामले पे कि किस तरह की चाइना के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, और आज पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड में अलग अलग बातें की जा रही हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बात समझ नहीं आता कि एक ऑर्डिनरी आदमी क्यों बात करेगा एक ऐसी औरत से जो कि वहाँ की नहीं है और वो इंडिया की है, और इंडिया की कोई वैसी रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ना कोई ऑफिशियल है। तो पर ऐसे में एक छोटी सी टिप्पणी मैं उस पर आपकी लेना चाहूंगी कि अगर ऐसा प्रथम दृष्टया तो आप कह रहे हैं कि ये जो है ये समझ नहीं आता कि ऐसी घटना कैसे सामने आ गई, लेकिन जिस तरीके से मायो ओनिंग से अगर सवाल पूछा गया चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से इस प्रकरण को लेकर कि एक इंडियन लेडी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो क्या चीन की तरफ से जो जवाब आया वो जवाब इस तरीके से अपेक्षा की जा सकती थी, खास करके तब जब चीन चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य हो जाए? भारत के रिश्ते सामान करने की कोशिश मुझे नहीं लगता कि चाइना बहुत दिल से चाहता है। चाइना जो है, एक तरह से मैंने पहले भी कहा था कि चाइना जो है इस कुछ वो प्रॉक्सी वार की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान के साथ इस वक्त वो जानता है कि हिंदुस्तान के साथ कुछ रिश्ते और मुल्कों के ठीक नहीं हैं, तो हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि इस वक्त मौका अच्छा है, हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ये सही है, मेरी संभावना या मेरा जो ये सोच है ये सही हो सकती है। लेकिन ये बात सही है, आपने कहा कि हमारे भी स्पोक्स पर्सन ने कहा, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के, कि और उसका जवाब भी दिया, और वहाँ की चाइना की स्पोक्स पर्सन को, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला तो है। और इसमें भी बात समझनी चाहिए कि चाइना का बहुत पुराना एक हम अपना उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो मनमोहन लाइन को वो मानता नहीं है। मनमोहन लाइन को कहता है कि उसमें जब हुआ था 1914 में, तो उसमें चाइना हिस्सा, उसमें चाइना का हिस्सा नहीं था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि तिब्बत कर रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। और तिब्बत को कहता है कि वो सार्वभौमिक कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था उस वक्त, और उसको कोई राइट नहीं था इस तरह की कोई लाइन के बारे में बात करने का। तो आज तक वो इशू बना हुआ है। 1960-62 में भी वो इशू रेस किया गया, और 62 की लड़ाई भी हुई, और आज भी वो इशू है। और वो इशू के मैं नहीं समझता कि आज इतने दिन से वो इशू क्यों लिंगर ऑन कर रहा है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी उस चाइना में कितनी बार जा चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो कितनी बार चाइना गए, और कितनी बार शी जिनपिंग को बुला के लाए और झूला झुलाया और चाय पिलाई और कहना नहीं क्या क्या किया। और इस बीच में क्या इसके बारे में बात नहीं कर सकते थे हम लोग? हम इस इशू को खत्म नहीं कर सकते, हमें एक इशू को तो बंद करना पड़ेगा। हम दो इशू पर ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से भी जो है शायद इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, ये कम से कम जो है जो कुछ एनालिस्ट हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं। पीयूष सर से समझना चाहती हूँ, पीयूष सर ऐसा क्यों दिख रहा है कि कुछ कनेक्टिविटी सिंध प्रांत को लेकर रक्षा मंत्री जब स्टेटमेंट देते हैं और उसके फौरन बाद इस तरह की घटना सामने आ जाती है, अरुणाचल को जो है अवैध इंडियन स्टेट चीन बताने लगता है,
क्या ये कुछ ऐसा आप कुछ कनेक्शन देख रहे हैं इन दोनों घटनाओं में? क्योंकि सिंध प्रांत को लेकर जो टिप्पणी रक्षा मंत्री ने की, पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सबको पता है कि पाकिस्तान और चीन कितने जो है करीबी लाइफ टाइम फ्रेंड्स हैं। पीयूष सर, देखिए यहाँ बिल्कुल कनेक्शन हो सकता है, इसमें एक रिएक्शन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कि पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि इस समय चाइना के कंधे पे चढ़ के जो है वो अपनी जो है कि राजनीति कर रहा है कह लीजिए, या जो रणनीति है उनको बना रहा है, और जो पाकिस्तान और इंडिया का जो संबंध है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है चाइना के थ्रू। और कहीं न कहीं लगता है जो इस तरह का स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह जी ने दिया है, वो उसका एक कारण हो सकता है कि इधर से कि चाइना भारत को भी ये दिखा दो कि भाई तुम्हारे पास जो है, तुम्हारा भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो दूसरी कंट्रीज के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है, और भारत लगातार इस बात से बचता रहता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर। और देखिए पहले बहुत से ऐसे भाई और कि अभी 2021 या 22 की बात है, जो सैटेलाइट से जो पिक्चर आई थी उसमें कम से कम जो है 2000 स्क्वायर मीटर का जो है, फीट या मीटर आंकड़ा है कुछ ऐसा, स्क्वायर फीट है मेरे ख्याल से, वो एरिया जो है वो चाइना के ऑक्यूपेशन में है। और यही जो है जब वांगचुक साहब ने ये लगातार इस मामले को उठा भी रहे थे और उस पे तवज्जो देने के बजाय उनको जेल में के पीछे डाल दिया गया है। तो ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, लगातार वहां पे एक पूरा का पूरा गांव बसाने की भी चर्चा रही है कि एक पूरा का पूरा जो बॉर्डर एरिया में एक गांव जो है वो चाइना ने फुल फ्लेज विलेज वहां बना दिया है जी। लेकिन भारत सरकार एक डिनायल मोड में रहती है। तो मुझे लगता है कि देखिए एक चीज और इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें दो और एस्पेक्ट है जी। एक तो ये एक विस्तारवादी पूरी राजनीति हम ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं, वो चाहे अमेरिका को देख लीजिए, वो चाहे आप जो है रूस को देख लीजिए, और चाहे चाइना को देख लीजिए, वो और भारत भी उसमें पीछे नहीं है। इसीलिए भारत भी जो है कभी ये बात करता है कि एक नेशनल सेंटिमेंट को, और ये सारे काम नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए किए जाते हैं। अमेरिका भी ने भी यही किया, रूस भी यही करता है, और भारत भी यही कर रहा है कि हम जो है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को मिला लेंगे। वो कर कुछ नहीं पाया। वो आप देखिए सिंदूर के टाइम में भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन एक जमीन आप वहां से ला नहीं पाए अभी तक, और अब आप जो है कि सिंध की बात करने लगे हैं। तो ये एक जो है कि हीमनशिप कह सकते हैं, वो जो ये सरकारें जो है अपने देशवासियों को एक राष्ट्रवाद जो है, जो तथाकथित राष्ट्रवाद जो है उसको दिखाते हुए ये वो जनता के सेंटिमेंट से खेलते हैं और इस तरह की बात करते हैं। दूसरी बात एक और मुझे दिखाई देती है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं जो है कि बीजिंग का ये भी है कि भारत को जो उनके ट्रेडिंग जो अलायंस हो रहे हैं, जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, और जो कि भारत को पुश कर दिया गया है अमेरिका द्वारा कि वो उसको अब शरण में चाइना की आना पड़ा है, जबकि चाइना के खिलाफ तमाम स्टेटमेंट आए इस तरह के, और लगातार जिस तरह की कहा गया और बहुत से ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया चाइना को, और क्या कुछ नहीं कहा गया। और उसके बाद आप जाते हैं उनसे और फिर तमाम डील करते हैं, और यहाँ तक कि आप जो है कि वहां से फ्लाइट शुरू कर देते हैं, जो फ्लाइट जो है आपसे सस्पेंड कर दी थी। तो ये चीजें हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं और दबाव में लेने के लिए ये चाइना ने जो है कि ये इस तरह का कार्ड एक खेला हो सकता है, ऐसी मुझे आशंका लग रही है। क्योंकि अरुणाचल वो वीक पॉइंट है जो जहां भारत जो है कि कोई भी स्पष्टीकरण देने से या स्टैंड देने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि त्वरित गति से यहाँ मैं कहूंगा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बात कही कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, वो जी पे बात नहीं है। तो वो बात है, लेकिन जो धीरे धीरे चाइना वहां अपना विस्तार कर रहा है, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, उसको क्या डायलॉग हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बारे में अभी तक भारत कोई इस तरह के नजरिया साफ नहीं आ रहा है, ना कोई इस तरह की बात आती है। कोई सवाल उठता है मीडिया से,
या अगर विपक्ष की पार्टियां पूछती जी। हैं या संसद में चर्चा करने की बात कही जाती है तो सरकार इसको खारिज कर देती है और टाल देती है। बिल्कुल, मुझे आपने लगता है सही कहा इससे कि बहुत- अब संसद का शीत सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो ये मुद्दा यकीनन विपक्षी दल जो है वो सरकार के सामने उठाएंगे। एक ब्रेक लूँगी यहाँ पर पीयूष सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक से जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है और अगर है भी तो भारत की पॉलिसी जो है वन चाइना पॉलिसी, इसे लेकर क्या परिस्थितियाँ हैं, समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद। ब्रेक के बाद फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चलेंगे डॉक्टर प्रमोद पाहबा के पास। प्रमोद सर, वन चाइना पॉलिसी को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन चीन की मनमानियों पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं लग पा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया ही जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर जो है भारत के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रहे हैं। प्रमोद सर, ऐसे में वन चाइना पॉलिसी, क्या भारत सरकार इसे सही तरीके से आगे बढ़ा रही है या इसको सोच लेना चाहिए कि अब क्या करना है? नहीं, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका सहित कोई भी ताइवान को मान्यता नहीं देता। और जब बड़े बड़े सिर्फ 4 देश, और वो 4 देश भी ऐसे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, कांगो टांगो या जो भी नाम है, तो अगर वो ताइवान को मानते हैं और उसके अलावा पूरी दुनिया भी नहीं मानती, यूएन भी नहीं मानता, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, तिब्बत को लेके जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस बात को मान लिया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। वहां हम थोड़ी सी गलती कर गए। आपको एक छोटी सी, और दर्शकों के लिए भी और बाकी सब विद्वान हैं दोनों, इनके लिए एक मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, छोटे छोटे, आप गौर करें अगर। जी। बड़ी नॉमिनल सी बातें हैं जी। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कल मैंने पहली बार देखा जब वो किसी कागज से पढ़ रहे थे भाषण। नहीं तो यूजुअली वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन लिखा हुआ पढ़ना वो अपने आप में मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और उसमें उन्होंने 2 बातें कही, सिंध की बात कही, अपनी जगह है, उसके साथ उन्होंने कहा कि सिंध का और जिनकी सभ्यताएं हमारे से मैच करती हैं जी, जिस देश से मैच करती हैं, तो देशों की सीमाएं भी बदली जाती हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। और जहां तक अगर ऐसी बात है तो हमारी पंजाब की सभ्यता तो उधर के पंजाब से मिलती है, हमारी बंगाल की सभ्यता बांग्लादेश से मिलती है, तो क्या हम मान के चलें कि हम उधर का पंजाब भी अपने अंदर लेने वाले हैं और बांग्लादेश भी अपने अंदर लेने वाले हैं? उस हिसाब से मैं नहीं जानता कि नॉर्थ ईस्ट की सभ्यताएं चीन से ज्यादा मिलती हैं, म्यांमार से ज्यादा मिलती हैं। तो इन सब बातों के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा गहन रहस्य है जिसकी चर्चा ना की जा रही है, ना की जानी चाहिए, और ना हम कर सकते हैं। जी। कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे रीजन में कहीं ना कहीं जो युद्ध की या फिर अशांति की जो संभावनाएं हैं उसको बल दिया जा रहा है, कुछ ऐसी ताकतें या फिर डीप स्टेट इसमें जुटा हुआ है? नहीं, हो सकता है कि बिना युद्ध किए ही कोई समस्याओं का समाधान हो जाए। और अगर युद्ध होते हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद भी नए नक्शे बने थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब भी बहुत सारे नक्शे बने थे। तो खुद राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं कि सीमाएं तो बदलती रहती हैं। तो अगर सीमाएं बदलती रहती हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी सीमाएं और बड़ी हों, बहुत बड़ी हों, और हम तो विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया में हमारा झंडा हो। लेकिन अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो न्यू स्टेट्स भी आएंगे, नए राज्य भी आएंगे, और ये कितनी दुखद बात है हमारे विदेश मंत्रालय की, हमारे अफसरों की। प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले साउथ अफ्रीका में मार्क कार्नी से मिलके आए हैं, और वो ओटावा में रेफरेंडम नहीं रुकवा सके। वहां सिखों का बड़ा सफल और बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ जिसमें 53,000 लोगों ने हिस्सा लिया। तो अगर वो उसको नहीं रुकवा सके तो आगे भारत के लिए कितना अच्छा कर पाएंगे, ये तो दर्शक खुद तय करें। मुझे तो लगता है कि इस वक्त भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या फिर जो नेतृत्व है वो ट्रेड पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और डिफेंस को जो है ठंडे बस्ते में डाला गया है। तभी आर्मेनिया को लेकर जो एक तेजस की डील थी उसे लेकर कोई औपचारिक स्टेटमेंट नहीं आई। हालांकि इजरायली मीडिया के हवाले से ये छनकर खबर आ रही है कि तेजस की खरीद पर आर्मेनिया ने बातचीत जो चल रही थी रोक लगा दी है। मैं प्रोफेसर निहालुद्दीन आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसे में चीन क्यों ऐसा लगता है कि बातचीत के बावजूद जो LAC है
और जो बातचीत जहां पर समझ बन चुकी है, विकसित हो चुकी है बातचीत, उसके बावजूद वो उस डील को भी नहीं मान रहा है, वो आमदा है। और ये जानते हुए भी कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि वो चीन के जो सपने हैं उस पर अंकुश लगाए, और ऐसे में एक महीने पहले चीन कुछ और कहता है और एक महीने के बाद कुछ और कहता है। क्या ये भारत के एंड पर ही आप देखते हैं कि कमजोरी है, कमजोर नेतृत्व का नतीजा है? जी, आप जो कह रही थी अभी, जो एलएसी की बात कर रही थी कि बार बार ये बात होती है और चाइना उसको जी बात फिर आगे चुप हो जाता है, फिर दोबारा उसको इनिशिएट कर देता है। जी जहाँ तक सवाल एलएसी की बात है, तो वो आज से नहीं, जब से वो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 48 से लेकर आज तक, वो मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है। और इस पे कई बार हमारे और चाइना के झड़पें भी हो चुकी हैं, और कई बार आप जानते हैं 62 से लेकर आज तक, और बहुत से करीब 2100 स्क्वायर कितना मीटर है वो किलोमीटर का कब्जा उसके पास है। और आक्साई चीन भी इसमें शामिल कर लिया उसने, जो कि आक्साई चीन लद्दाख का और लेह का हिस्सा होता था, और कश्मीर के बादशाह का हिस्सा, हरि सिंह का हिस्सा होता था। लेकिन उसको भी उस वाले हमारी जो उस वक्त के शुरुआती दौर में उसने कब्जा कर लिया, और आक्साई चीन, डोलकाम और भी जगहों पे आपने देखा है कि अभी जो गलवान झड़प के बाद जो पेट्रोलिंग साइट्स है, बिंदु है, उस पर भी जो है अब भारतीय सेना का एक्सेस नहीं है, तो ये भी एक तरीके से विस्तारवादी का नतीजा है। डोलकाम में भी आपने देखा कि हमारा एक्सेस नहीं है, जहां से हम लोग पहरा करते थे वहां पे हम जा नहीं सकते हैं। और 2020 में ऐसा हुआ, और हम फिर बोले भी नहीं कुछ। हमने ये भी कहा कि न कोई हमारे यहाँ घुसा था, न कोई घुसे है, इस तरह की बातें हम करते हैं और नाम तक नहीं लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी बताता है, और चाइना भी ये समझता है कि हम कमजोर हैं कहीं ना कहीं। उसका नाम भी नहीं लिया इतनी, वो उसमें हमारे 20 या 25 लोग मारे गए, और उस वक्त उसमें अच्छा खासा हमारा नुकसान हुआ। और हमको वो जगह वो 3-4 पॉइंट थे पहाड़ियों पे जहाँ से हम दूरबीन से उसको जगह को देखते थे। ये एग्रीमेंट था एलएसी का, और उसके बावजूद भी हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। तो और उसके बाद हमने स्टेटमेंट ये दिया कि हाँ कोई घुसा नहीं था। तो ये मैं नहीं समझता कि एक अच्छी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है ये नहीं हो सकती है। और वन चाइना और वन नेशन की बात आपने की, तो हमने कब कहा कि हम ताइवान को अलग कंट्री मान रहे हैं? हमारा कोई इनका इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, ना कोई हमारी वहाँ एम्बेसी है। पर तिब्बत के ऊपर जो पावा सर ने कहा, तिब्बत पे भी हमारा कोई अभी कोई कंट्रोल नहीं है। हमने तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जब वो दलाई लामा आए, तो भाई हमारी एक हमारा पुरानी एक सभ्यता है कि हम जो भी हमारे यहाँ आता है हम उसे आश्रय देते हैं। जैसे आज देखिए ना, जावेद हसीना हमारे यहाँ रुकी हुई है बिना किसी कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो असाइलम है कि हमने उनको टेम्प्रोरी वीज़ा इशू किया, कुछ नहीं, हमने सिर्फ उनको आश्रय दिया है, असाइलम भी नहीं किया। असाइलम का जो टेक्निकल मीनिंग है इंटरनेशनल लॉ में वो नहीं है। तो हमारी एक पूरी परिपाटी रही है जो हमारी सभ्यता की, उसको हमने दलाई लामा के साथ किया। और वो हो सकता है वो चाइना ने, लेकिन चाइना उससे पहले ही हमसे तिब्बत को अपना हिस्सा मान रहा था। उसके पहले ही एक बार रिवोल्ट हो चुका था, 20वीं सदी के स्टार्ट में ही उसने कब्जा कर लिया था वहां जाकर के। और यही बात वहां, और वो बाद में वो कहने लगा कि चाइना का जो साउथ हिस्सा है उसका वो एक्सटेंशन है अरुणाचल प्रदेश, और वहां तक वो बेल्ट हमारी है। और वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और हमारी किसी भी सरकार ने, बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, कि हमने कभी कोशिश नहीं की उस चीज को रिजॉल्व करने की। मैं देखता हूँ कि कभी कभी सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो बोलते रहते हैं चाइना के बारे में, और बात सही कहते हैं वो। मैं उनके और विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात से सहमत हूं कि चाइना के इशू पे उनका बहुत ही साफ क्लियर स्टैंड है कि भाई चाइना का इशू सॉल्व करो ना। चाइना का इशू अभी भी हम आक्साई से लेकर के वहां करीब 3100 या कुछ इस तरह से, मुझे याद नहीं है, किलोमीटर का एरिया है, वो हमारा आज भी पूरा जो है खतरे में है। और ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। चाइना जिस तरह से खेल रहा है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम इस पर जाके बात कर सकते हैं। हम कितनी बार मिल चुके हैं, शी जिनपिंग से हमारे प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, हम जा चुके हैं कितनी बार हमारा प्रधानमंत्री, और अभी बाहर भी मिलते रहते हैं। अभी SOIC की मीटिंग हुई पिछले सितंबर में, वहां उनसे, और कई जगह अभी तो नहीं, चाइना यहाँ तो नहीं हुआ G20 के मीटिंग में, लेकिन मुलाकात होती रहती है। उसके बाद भी हम इस इशू को कभी रेकअप नहीं करते, न कभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जहां भी अगर कभी खतरा हुआ, मेरा अपनी सोच है, बहुत छोटी भी हो सकती है, वो चाइना से ज्यादा होगा। पाकिस्तान से तो होगा, वो तो हमने खुला दुश्मन है, उसकी तो हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि हमें पता है वहां से दुश्मनी होगी। लेकिन चाइना
बहुत मुजज्जब, उर्दू का अल्फाज है मुजज्जब सिचुएशन है। पता नहीं वो हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। कभी हम दोस्ती करने लगते हैं, कभी दोस्ती, अभी लड़ाई भी हो जाती है, कभी हमारे 25 नौजवान मार दिए जाते हैं, कभी हमारे गांव सड़कें, हमारे अरुणाचल की दुकान और वहाँ की सड़कें और बहुत सी जो वहाँ की उसका नामकरण कर देता है जी, इनहेबिटेशन है, जहाँ पर आबादी है, वो सबका नामकरण बदल के उन्होंने अपने नक्शे में दिखा रखा है। कोई ऐसा नहीं कि झूठ बोल, वो बहुत ही संदिग्ध तरीके से कर रहे हो, नहीं, वो बहुत खुलेआम कर रहे हैं और हम भी चुप हैं, हम एकदम चुप हैं। उन्होंने नेपाल से अपनी जो प्रॉब्लम थी, इश्यूज थी बॉर्डर की, उसको सॉल्व कर ली जी। पाकिस्तान ने तो और खुशी खुशी दे दिया, चलो अक्साई चीन में उनका रास्ता बना दिया हमारी कश्मीर से वहां तक जाने का, जो सड़क बन रही है। तो इस से अगर देखा जाए तो उनका तो बहुत अच्छी दोस्ती है और पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है। मैं समझता हूं कि खुला हुआ खतरा नहीं है, कोई छोटा सा खतरा नहीं, लेकिन यहाँ हमें चाइना से बहुत होशियार रहना है। और चाइना मजबूत कंट्री है, बहुत ताकतवर कंट्री है चाइना। पर होशियार रहता भारत तो दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से ट्रेड ऑलमोस्ट जो है इस पर कब्जा है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना बन बैठा है। तो इससे लग रहा है कि भारत कितना अलर्ट है चीन के साथ संबंधों को लेकर। एक ब्रेक लेती हूं मैं और इसके बाद जब लौटूंगी तो पीयूष पंत सर और हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पहवा जुड़े हुए हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत का यही लहजा इसको चीन के तरह के दुश्मनों से सामना करने में कामयाब बना पाएगा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और सीधे लेकर चलते हैं पीयूष सर के पास। पीयूष सर, जिस तरीके से जापान और चीन में भी तनाव देखने को मिल रहा है और अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ट्रंप कहते हैं कि जापानी प्रधानमंत्री किसी भी वक्त उनसे बातचीत कर सकती हैं। क्या भारत, जो कि क्वाड का सदस्य देश भी है, जापान भी सदस्य देश है, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, क्या भारत भी इस तरीके की कोशिश कर सकता है और लेकिन कर नहीं रहा है क्योंकि इसे बायलैटरल इशू ही बना कर रखना चाहता है? लेकिन फिर क्वाड में होने का भारत का क्या मकसद? पीयूष सर। देखिए, दरअसल विदेश नीति को लेके भारत बहुत फर्म ग्राउंड में नहीं रहा है। मतलब इधर के कुछ सालों में एक ढुलमुल रवैया था वो अपनाता रहा है जी। और मुझे लगता है कि उसका जो पॉलिटिकल जो उसकी एक प्रायोरिटी जो है वो उसको डिसाइड करती है कि उसके किस देश से क्या रिलेशन रहेंगे और किसको कन्वीनियंटली आप जो है ब्राउ बीट कर सकते हैं या उसको प्रोजेक्शन कर सकते हैं या अपने नैरेटिव में उसको आप ला के वो कुछ जो है कि अपने वोट आप हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है और डिप्लोमेसी और जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो कहीं न कहीं कैजुअलिटी होती जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि चाइना हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और मुझे लगता है कि इस समय लगभग 121 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है 2023-24 का जो आंकड़ा है उसके साथ, तो उसके साथ आपको एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में एक अच्छा एक रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए था। लेकिन लगातार आप जो है उसके साथ जो है अपना एक नैरेटिव जो आपने यहाँ गढ़ा अपने देश में और उसके हिसाब से आप जो है अपने रिश्ते जो है चाइना से तय करते रहे और आप मेक इन इंडिया जो है कि मेक इंडिया का स्लोगन देके आप चीजों को छिपाते रहे, जबकि सच्चाई ये रही कि आपका मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट है वो चाइना से होता है जी, फार्मास्यूटिकल चाइना से होता है। आपका क्या नाम सोलर जो एनर्जी है उसमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सब चाइना से होते हैं। तो वो तमाम चीजें जो रही हैं, तो आप जो है कि चाइना के खिलाफ आपने एक तरह की कैंपेनिंग करके कि साहब वो तो, और खासकर और उसका नुकसान दूसरा ये भी हुआ है कि आपने एक कैंपेन करी जिसको आपको लगा कि इसका आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा और लेकिन उससे आप ये भी नहीं ले पाए कि चाइना को कन्फ्रंट भी नहीं कर पाए अरुणाचल को लेकर। तो वो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है यही कारण कि आज भी भारत ये तय नहीं कर पा रहा है कि हम चाइना को की शिकायत करें या ना करें, चाइना के साथ क्या संबंध रखे। आज जब अमेरिका जी देखिए इस रिजीम में खासकर हमने देखा है कि अमेरिका के प्रति जो है भारत का झुकाव ज्यादा रहा है और हालांकि पहले भी भारत का रहा है, प्रो यूएस उनकी पॉलिसीज रही हैं, लेकिन भारत एक बैलेंस
अपना बनाए रखता था। और यही कारण था कि भारत का जो ट्रेड रिलेशन था अमेरिका के साथ, वो एक भारत के फेवर में रहा हमेशा। जी और लेकिन इधर के वर्षों में हमने देखा कि इतनी हमारी डिपेंडेंसी हो गई अमेरिका के प्रति कि अंत में अमेरिका ने इस तरह से, खासकर जो है ट्रंप ने जो है अपने इस सेकंड पारी में जो है इस तरह से भारत को जो है 50% का टैरिफ लगा दिया। और मतलब उससे भारत को लिए मजबूरी हो गई कि अब किसके पास जाएंगे आप? भाई चाइना ही एक ऐसा पार्टनर है जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो आपको तमाम चाइना की आलोचना करने, चाइना को तमाम कुछ बहुत कुछ कहने के बावजूद जो है उसके शरण में जाना पड़ा। और चाइना उसका फायदा उठाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं वो अपना इंटरेस्ट देखती हैं, और अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अपना जो है ट्रेड इंटरेस्ट, ये तमाम चीजें देखती है, उस हिसाब से वो तय करती है। तो यहाँ पे भारत एक कमजोर देश की तरह जो है वो गया है चाइना के पास, तो चाइना उसका फायदा उठाएगा। लेकिन जहां आप क्वाड की बात आप करें तो निश्चित रूप से ये चीज भारत को असर्टिवली इस बात को रखना चाहिए और ज्यादा ज्यादा पार्टनर्स को अपने पक्ष में लाना चाहिए। एक बात आपने और कही जापान वाली, मुझे लगता है कि चाइना कहीं न कहीं, क्योंकि भारत भी अब जापान से रिश्ते अब बेहतर बना रहा है, इंग्लैंड से ट्रेड रिश्ते बढ़ाए हैं, अभी भारत का एग्रीमेंट भी हुआ है, वो कहीं न कहीं चाइना को लगता है इस एपिसोड के पीछे, क्योंकि वो जो मोहतरमा थी वो लंदन में रहती है और वहां से वो जापान जा रही थी तो वो कहीं न कहीं भारत, चाइना जो है ये भी कुछ न कुछ जो है एक मैसेज देना चाह रहा था कि आप जो अगर हमसे समझौता कर रहे हैं तो फिर आप हमारी शर्तों पे हमसे करिए, आप इधर उधर जो है अपने पैर ना फैलाइए ज्यादा। तो मुझे लगता है एक एंगल ये भी हो सकता है। अब इसको देखने वाली बात हो कि भारत किस तरह से अपने को अपने पक्ष में किस तरह से चीजों को, चलिए ये बहुत ही की जो है स्टेटमेंट आपने एक अपनी आशंका जताई है कि जापान की तरफ ही जा रही थी भारतीय मोहतरमा, तो कहीं ना कहीं चीन की जो निगरानी है फिर यहाँ पर और ज़्यादा इस अटेंशन इसको मिलता है। प्रमोद सर, थोड़ी सी एक छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूँगी क्वाड को लेकर। इस संगठन का, इस ग्रुप का फिर क्या मतलब है? भारत बहुत कीन, ऑस्ट्रेलिया बहुत कीन और जापान की तो ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ही क्वाड होगी। ऐसे में इंडिया के स्टेटस के हिसाब से आप क्वाड पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्वाड पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। वो सिर्फ भारत को मूर्ख बनाने के लिए अमेरिका की एक छेड़ी गई या फेंकी गई चाल थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, अमेरिका खुद था और इंडिया था। और अमेरिका की स्ट्रेटजी थी, अमेरिका चाहता था कि हम भारत को, चाइना को कंटेन करें, साउथ चाइना सी में उसके विरुद्ध करें। अगर क्वाड कुछ करने वाला होता तो जब गलवान में हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया गया था तब उन्होंने कहा था कि इट्स योर ओन प्रॉब्लम एट योर लैंड, तो आपने तो लड़ाई करनी है, हमारे लिए मरना है, हम आपके लिए नहीं मरेंगे। तो क्वाड को कंसीडर करने का कोई सेंस भी नहीं बैठता और उसका कोई तुक भी नहीं है। जैसा पीयूष सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि निर्णय राजनेता लेते हैं और पॉलिटिशियंस ही कोई डिसीजन ले पाते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स कामयाब होते राजनीति में या सरकार चलाने में तो आज जितने IAS PCS हैं सब तो मंत्री, आपको लगता है कि ये सारी समस्याएं जो भारत की विदेश नीति में है इसकी जड़ ही जयशंकर है? हाँ, जो आदमी वहां नौकरी करके आया है या वहां पे वो राजदूत रहा है तो वो वहां कैसे लाल आंखें दिखा सकता है, कैसे उसकी इतना मॉरल और इतना मनोबल हाई होगा कि वो वहां के लोगों को जवाब दे सके। ऑलरेडी 4 ग्रुप बन रहे हैं, ब्लॉक बन रहे हैं, एक इस्लामिक ग्रुप है, एक अमेरिकन ग्रुप है, एक यूरोपियन ग्रुप है। और हम पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ डील कर रहे हैं, बिजनेस डील बढ़ा रहे हैं और चाइना से भी बढ़ा रहे हैं, अमेरिका को हम सलाम कर रहे हैं। तो वो वही कहते हैं कि 4 घरों का प्रोना भूखा ही रहता है पंजाब। तो ये जो भारत का आइसोलेशन का जो समय दिख रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि भारत को किसी भी ग्रुप का जो है खुलकर साथ नहीं मिल रहा है, क्या ये एक वजह हो सकती है कि चाइना किसी साजिश को अंजाम दे सके? इस बात का कोई अंदेशा? जी देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो। तो अगर आप किसी को डस नहीं रहे, फुफकार भी नहीं रहे हैं तो लोग पत्थर ही मारेंगे। तो अगर आप कमजोर होंगे तो फिर आप पर दुनिया हावी हो जाएगी। बाकी दुनिया में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सीरिया
सीरिया का आज जो राष्ट्रपति है उस पर कभी $5 मिलियन का इनाम रखा था, उसको व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है। जिन तालिबान को हम आतंकवादी कहते थे, उन्हीं तालिबान के 3 मिनिस्टर हमारे यहाँ बार बार। तो इसी में उत्तर है कि भारत ने देर से जो है प्रतिक्रिया क्यों दी। इसी में उत्तर है कि भारत का घंटों के बाद जो है एक स्टेटमेंट रिलीज करके इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति जताया गया। मैं निहाल सर से एक छोटी सी टिप्पणी जाते जाते लेना चाहूँगी। क्या भारत इस वक्त जो एक हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी बड़ी समस्या या फिर चुनौती का चुप होकर सामना करना, यही बेस्ट स्ट्रैटेजी इंडिया की लग रही है और ये इसी के ज़रिए जो है वो अपनी चुनौतियों को जो है पाट पाएगा या फिर उसका समाधान ढूंढ पाएगा? मैं समझता हूं कि विदेश नीति में कभी कभी चुप रहना भी बेहतर होता है, लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कि 10 सालों से चुप हैं। हम किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते ठीक से। अब चाइना से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हो सकते थे, हम उसके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बैठ कर ऑन टेबल डिस्कस कर सकते थे। कम से कम हमारा एक जो क्षेत्र होता नॉर्थ का वो हमें नहीं, पर निहाल सर आपने खुद कहा कि शी जिनपिंग को तो झूला तक झुलाया। हाँ झुलाया, लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जी, चाय भी पिलाई, चाय भी बना के पिलाया, अभी नहीं कि खुद चाय बना के पिलाया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमने कोई बात भी की उनसे, खाली फोटो खिंचवाते रहे। सवाल ये विदेश नीति फोटो खिंचवाने से नहीं होती कि उंगली दिखा के कहीं फोटो खिंचवा लिया और यहाँ भेज दिया, और हम तो खाली डोमेस्टिक अपनी पॉलिसी को संवारने में लगे रहते हैं और उस फोटो को अपने लोगों को दिखाया कि मैं कितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल हूँ, कि इतने राष्ट्र के जो हेड है वो हमारी बात सुन रहे हैं या हमारी फोटो। तो इस तरह के से नहीं विदेश नीति या इंटरनेशनल रिलेशन कायम किए जाते हैं। वो चीजें यथार्थ पे, दोस्ती पे और ट्रस्ट पे होते हैं। हमारा कोई ट्रस्ट किसी चीज पे, किसी कंट्री का ना हम पे है आज की तारीख में, ना हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तान कम से कम इस मामले में तो अच्छा है कि उसके कम से कम कुछ एलाइड उसके साथ खड़े रहते हैं। हमारे साथ कौन सा एलाइड खड़ा रहा हमारे मजबूत जब हमें जरूरत थी? न कोई हमारा जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे उसमें से नहीं कोई खड़ा रहा। नहीं, पर पाकिस्तान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान उनकी प्रॉक्सी जो है लड़ाई लड़ रहा है। जी, वो एक अलग भारत बात है, किसी की प्रॉक्सी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक उसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है हमने। हमारा कोई फुल ट्रस्ट उस पर नहीं है। चार बाहर के जो उसका जो पानी का वो जो है बंदरगाह, उसके लिए उसको मदद कर रहे हैं। वो एक चूंकि मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ उसको प्रॉक्सी वार जो लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ उसको भी ट्रस्ट नहीं है। देखिए जब उसको रिकॉग्निशन की जरूरत थी, हम कभी उसके साथ मजबूती से खड़े ही नहीं हुए किसी भी देश के साथ। हम सिर्फ एडहॉकिज्म पे लगे रहे कि आज इससे अच्छी दोस्ती हो जाए कल। विदेश नीति एडहॉकिज्म पे नहीं होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नॉन अलाइन की बनाई थी, सालों साल चली वो। इंदिरा गांधी के जमाने में चली, राजीव गांधी के जमाने में चली, वो चलती रही। नरसिम्हा राव के नॉन अलाइंड कंट्री में कितने हमारे दोस्त, जितने भी अरब कंट्री, नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन कर दिया, लेकिन इस वक्त किसी से अलाइन दिख नहीं रहे हैं। कोई भी अलाइन नहीं उसमें। अरब कंट्री से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, सब हमारे साथ खड़े रहते थे। आज एक आदमी हमारे साथ नहीं खड़ा है। बिल्कुल, समय समाप्त हो गया। जी, निहाल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, प्रमोद पावा सर आपका भी, और पीयूष पंत सर आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत ही इस चर्चा को सार्थक बनाने में अपना योगदान दिया। और अब अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर का विवाद है या फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है, अक्साई चीन को लेकर विवाद है, ये लंबे समय से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं ये विवाद चीन के फेवर में काम करता हुआ ज़्यादा नजर आता है। ऐसे में भारत की तरफ से आक्रामकता का प्रदर्शन ज़रूर होना चाहिए कि वो वाकई में इन विवादों को सुलझाने में इसकी आक्रामकता या फिर रुचि रखता है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। आप क्या सोचते हैं? आप दर्शक हम तक लिखकर भेजें info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।